अस्सलाम वालेकुम। चलें नोट्स में आए वापस। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पेज 2 पे आए वापस। अगर ईयर एंड पे हमारे पास एसेट्स लायबिलिटीज़ मौजूद हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट थी वो फॉरेन करेंसी में थी, तो ईयर एंड पे क्या मामला करना है उनके साथ, ये पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ाई, अगर मॉनेटरी आइटम्स हैं तो क्या करें, हर ईयर एंड पे उसका एक्सचेंज रेट अपडेट करते जाएंगे। इससे गेन होगा या लॉस होगा तो वो P&L को जाएगा। अब आते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे। वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो कॉस्ट पे ही हैं, जैसे अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी थी, इन्वेंट्री, तो हमने इसको डेबिट किया था इतने से, कितने से, अभी क्या किया था एंट्री में, 110 रुपए पे किया था ना, 8800,000। अगर ये ईयर एंड पे हमारे पास ऐसे ही मौजूद है तो मॉनेटरी आइटम है इन्वेंट्री या नॉन मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है। और अगर फिलहाल एनआरवी को इग्नोर कर दें तो इन्वेंट्री हमारी बुक्स में किस अमाउंट पे आती है, कॉस्ट पे ही ना। एनआरवी को फिलहाल इग्नोर कर दें तो इन्वेंट्री किस अमाउंट पे आ रही है, कॉस्ट पे। तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम है और कॉस्ट पे ही मैयर होती है। तो जब इसने कॉस्ट पे ही मैयर होना है और कॉस्ट वही है जो पहले दिन थी, तो इसको फिर बार बार अपडेट करने की तुक नहीं है। जब इसने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहना है और कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट जो उस दिन थी, तो इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है, बेशक वो इंपोर्टेड गुड्स हैं जो कि इतने डॉलर की खरीदी गई थी, लेकिन चूंकि ये हमारी बुक्स में कॉस्ट पे ही रहनी है तो कॉस्ट बार बार चेंज होती है। जब कॉस्ट बार बार चेंज नहीं होती तो इस इन्वेंट्री को हमें ईयर एंड पे आके नए रेट पे लगाने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। तो पेज 2 के एंड पे आखिरी डब्बा पढ़ लें। यानी ये 2019 का एंड हो चाहे 2020 का एंड हो, हमारी बुक्स में ये उसी रेट पे आता रहेगा जिस पे ये पहले दिन रिकॉर्ड हुआ था। अपडेट नहीं, इन अदर वर्ड्स इसको अपडेट नहीं करना। या तो आपने एग्जांपल इन्वेंट्री की दी सर, कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी प्लांट की बात कर लेते हैं। हमने प्लांट इंपोर्ट किया था, तब 100 रुपए का डॉलर होता था और हमने $2 मिलियन पे प्लांट इंपोर्ट किया था, तो हमने इसको 200 मिलियन रुपए पे रिकॉर्ड किया था। अब साल गुजरते जा रहे हैं और प्लांट डेप्रिशिएट होता जा रहा है, लेकिन प्लांट की कॉस्ट 200 रुपए मिलियन ही रहेगी। हम इसका एक्सचेंज रेट अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है और कॉस्ट मॉडल पे रहने वाला है। ओके, तो चाहे 3 साल ही क्यों ना गुजर गए हों, प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट 200 मिलियन के हिसाब से ही निकल रही होगी, एक्सचेंज रेट पे अपडेट नहीं कर रहे होंगे। एग्रीड। हां, एक मसला जरूर आएगा, अगर इस प्लांट से हम जो चीजें बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर इस प्लांट से, अच्छा फिर सुने, प्लांट कॉस्ट मॉडल पे है तो प्लांट की कैरिंग अमाउंट नए एक्सचेंज रेट पे आ रही होगी, नहीं, वही ओरिजिनल कॉस्ट की बेस पे ही आ रही होगी। प्लांट हमने खरीदा था 1 जनवरी 18 को और यूजफुल लाइफ इसकी 10 साल है, तो 31 दिसंबर 18 गुजर गया, 31 दिसंबर 19 गुजर गया, 31 दिसंबर 20 गुजर गया, तो ये 20 डेप्रिशिएट होते होते आज हमारी बुक्स में 140 आ रहा होगा। ठीक है, 10 साल यूजफुल लाइफ है।
एक्सचेंज रेट अपडेट नहीं ना कर रहे हम, नॉन मॉनेटरी आइटम है, कॉस्ट मॉडल पे रहना है, इसलिए एक्सचेंज रेट अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन हमने IAS 36 में पढ़ा था कि कैरिंग अमाउंट की अगर जरूरत पड़े तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इसको किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ, और अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना पता हो तो वैल्यू यूज से भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अगर इस प्लांट से बनने वाली चीजें होती ही एक्सपोर्ट हैं तो सेल्स तो सारी डॉलर में ही निकलेंगी, और हमें उन डॉलर्स में निकालने के मतलब है हमें फिर रिकवरेबल अमाउंट डॉलर में निकालनी पड़ रही है। अगर इससे सारा कुछ एक्सपोर्ट ही होता है तो और खर्चे भी अगर हमें इसके लिए जो तेल पानी चाहिए होता है, जो मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो भी बाहर से पुर्जे मंगवाने पड़ते हैं। इसके लिए जो मशीन ऑपरेटर है उसको भी डॉलर में तनख्वाह जाती है, तो फिर इस मशीन, इस प्लांट से रिलेटेड सारे कैश फ्लोज डॉलर में हुए ना फिर, और उनकी जो रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी फिर वो भी डॉलर में निकलेगी। तो अब उस डॉलर वाली रिकवरेबल अमाउंट को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ही तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। तो अब उस डॉलर अमाउंट ऑफ रिकवरेबल, डॉलर रिकवरेबल अमाउंट को रुपए में कैसे कन्वर्ट करें? किस दिन का एक्सचेंज रेट लगा के? वही 110, 100 रुपए वाला। अच्छा, चेंज होगा, नहीं ये चेंज होगा नहीं, रिकवरेबल अमाउंट रुपीज में किस रेट पे कन्वर्ट करके निकलेगी? कौन सा नया रेट, किस दिन वाला? सर जिस दिन हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस दिन हम रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हैं उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा। सेम केस इन्वेंट्री के साथ, कॉस्ट तो यही रहेगी, लेकिन अगर हर साल के एंड पे इसको एनआरवी से कंपेयर करना है और ये चीज है ही एक्सपोर्ट होने वाली, तो एनआरवी भी तो डॉलर में ही निकल रही होगी ना। तो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, एनआरवी को रुपए में लाना पड़ेगा। किस दिन के एक्सचेंज रेट पे? जिस दिन उसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी जिस दिन एनआरवी निकाली जा रही है, जिस दिन की एनआरवी उस दिन वाला एक्सचेंज रेट। दोबारा सुने, इन्वेंट्री में मिसाल दी है मैंने और प्लांट में दी है, ये दोनों ओरिजिनली अपनी कॉस्ट पे आ रहे हैं, लेकिन इनको IAS 36 लगाने के लिए और IAS 2 लगाने के लिए कंपैरिजन तो करना है ना। इसका कंपैरिजन किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। तो अगर हम 31 दिसंबर 20 पे खड़े होके इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट तो यही आ रही होगी, रेट तो अपडेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट हम 31 दिसंबर 20 पे निकाल रहे होंगे, और अगर वो डॉलर्स में निकली है तो उसको रुपए में लाना पड़ेगा। किस दिन के एक्सचेंज रेट पे? 31 दिसंबर 20 वाले। अब उससे हो सकता है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 2 मिलियन से भी कम निकले, यानी बहुत कम रिकवरेबल अमाउंट निकले, यानी अब ये उतना अच्छा एसेट नहीं रहा। 1.6 मिलियन निकली है, लेकिन डॉलर 200 रुपए का हो चुका हुआ है, डॉलर बहुत महंगा हो चुका हुआ है। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि अपेरेंटली बेकार हुई मशीन की भी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ रही होगी, तो कोई इंपेयरमेंट नहीं होगी। सर आप रेट के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं? हम रुपी अमाउंट को कंपेयर करेंगे, हम रुपी अमाउंट को कंपेयर कर रहे होंगे। सर फिर ये IAS 36 के खिलाफ IAS 36 तो कहता है रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है वो तो IAS 21 बताएगा ना कि रुपए में कैसे कन्वर्ट करनी है। IAS 36 ने तो सिर्फ इतना कहना है कि जी रिकवरेबल को कंपेयर करें। अब रिकवरेबल अगर रुपए में है तो IAS 36 का मुझे नहीं पता, मुझे तो बताओ रुपए कितने हैं, तो वो तो IAS 21 ने बताना है कि रुपए कैसे बनाने हैं। जब आपने IAS 36 पढ़ाया था, देखो, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करनी है। रिकवरेबल अमाउंट रुपए में निकलेगी तो 140 से कंपेयर होगी ना। अब उसको रुपए में किस रेट पे कन्वर्ट करके लाना है वो तो IAS 21 ने बताना है। तो IAS 21 कह रहा है कि 31 दिसंबर वाला रेट लगाओ। अब अपेरेंटली मशीन की हालत खराब थी, इवन देन रुपया सस्ता होने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट रुपीज में बहुत ज्यादा आ रही है, इंपेयर नहीं करेंगे। सर लेकिन अगर एसेट की हालत खराब है, सर अगर IAS 36 तो IAS 36 कहता है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके देखो, यही कहता है ना। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हमने करके देखी, नहीं निकली इंपेयरमेंट। इसी तरह कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं ना। एनआरवी लोअर है, $2 की जो चीज खरीदी हुई थी वो आज $1.2 की है, लोअर हो गई। लेकिन जब रुपए में लाना है तो उस एनआरवी के रुपए किस डेट पे बनाने हैं? जिस दिन की एनआरवी है उस दिन डॉलर 110 की बजाय 250 रुपए का हो चुका हुआ था। तो एनआरवी डॉलर में बेशक कम है, लेकिन हमने तो रुपए में कन्वर्जन करके कंपेयर करना है ना। तो रुपए में कन्वर्ट करके पता चलता है नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट सही है।
तो पेज 2 के एंड वाला जो डब्बा है ये पढ़ लें, और पेज 3 में ये जो हेडिंग है ना, आइटम्स वेयर कैरिंग अमाउंट इज डिटरमिन्ड, ये सारा पैराग्राफ पढ़ लें सारा। पेज 2 के एंड पे डब्बा पढ़ लिया था, पेज 3 के टॉप पे डब्बा छोड़ के ये जो आइटम्स वेयर कैरिंग अमाउंट वाली हेडिंग है ये पूरा पढ़ लें। सर इसके में से रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास वैल्यू यूज ही होगी जी, फेयर वैल्यू तो सर हो ही नहीं सकती। नहीं हो भी सकती है, ठीक है, वो भी हो सकती है। रिकवरेबल अमाउंट का रूल वही है हायर ऑफ, तो हो सकता है फेयर वैल्यू भी फॉरेन करेंसी में हो। अच्छा वो भी हो सकती है। बात यह है कि जिस दिन वैल्यू डिटरमिन हो रही है उस दिन वाले रेट पे कन्वर्ट करके रुपीस में लाएंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। बाकी चीजें सेम वैसी ही। ठीक है। अच्छा, अब आप पेज 3 के टॉप पे जो डब्बा है वो भी आप समझ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। यानी वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो कॉस्ट मॉडल पे नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल पे होते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल कह लें या रिवैल्यूएशन मॉडल कह लें, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पढ़ाने हैं आपको भी, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसमें फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं, पीपीई रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ रही है। यानी किसी भी तरह कोई भी आईएस, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो पीपीई है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो फेयर वैल्यू पे मैयर होने वाले एसेट्स हैं तो उनकी फेयर वैल्यू भी अगर फॉरेन करेंसी में निकलती है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हमने इंग्लैंड में एक बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो उस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू भी तो हम इंग्लैंड से ही पता करेंगे ना, उसकी फेयर वैल्यू भी तो पाउंड्स में होगी, तो उसकी जो फेयर वैल्यू निकल रही है वो पाउंड्स में है, तो उसको रुपए में लाना है ताकि हम देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किस दिन के रेट पे रुपए में लाएंगे? सर ये या जिस दिन की नई वैल्यू निकल रही है। सर फिर इस तरह तो ये जो यहाँ पे आपने लिखा है एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, सर ये भी तो फिर इस दिन के आना चाहिए। एक्चुअली एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शक ये आना था कि ईयर एंड पे आके क्या करें, बैलेंस शीट तो ईयर एंड पे बनानी है ना, एसेट्स लायबिलिटी तो ईयर एंड पे बन रहे हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है कि आप बेशक ईयर एंड पे ला रहे हैं लेकिन रेट वो वाला लेना है जो नई वैल्यू निकली थी। अगर ईयर एंड पे नई वैल्यू निकली है तो नई वैल्यू वाला रेट ईयर एंड वाला रेट है, लेकिन अगर अभी 6 महीने पहले रिवैल्यूएशन की थी तो फिर 6 महीने पहले जो रिवैल्यूएशन की थी उस दिन वाला रेट, ईयर एंड वाला नहीं लगा लेना। नहीं वो तो रिवैल्यूएशन की बात तो ठीक है सर, मैं ये इन्वेंटरी और इसकी बात कर रहा हूँ। सर इसमें हम ईयर एंड वाला ही रेट लेंगे? नहीं ना, कहाँ ईयर एंड वाला रेट लेंगे, कहाँ लिखा है ईयर एंड वाला रेट? ये ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है सर, पॉइंट बी के एंड पे द क्लोजिंग रेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। चूंकि वो निकाले ईयर एंड पे जा रहे होते हैं ना, एनआरवी ईयर एंड की होती है ना, रिकवरेबल अमाउंट ईयर एंड की होती है, इसलिए वो ईयर एंड मिसाल के लिए लिखा हुआ।
वो मिसाल दी हुई है ना ये फिक्स नहीं है। यार, ये जो सारी है ये बात शुरू ही कहां से हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, ये तो मिसाल दी हुई है। मिसाल दी है समझाने के लिए कि हमने अगर कुछ कंपैरिजंस करके आंसर निकालना होता है तो वो कंपैरिजन में आपने जो कोई नई फिगर निकालनी होगी तो वो जिस दिन की नई फिगर है जो कि ईयर एंड पे ही होगी इस मिसाल में, तो ईयर एंड वाला रेट। तो पेज 3 के टॉप पे डब्बा क्या हुआ? अगर हमने कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटीज जो फेयर वैल्यूज पे अपडेट करनी होती हैं तो यकीनन उनकी फेयर वैल्यूज भी फॉरेन करेंसी में निकल रही है, लिखा भी हुआ है नॉन मॉनेटरी आइटम दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन अ फॉरेन करेंसी। तो इनको हमने रुपए में देखिए, अपनी बुक्स में तो रुपए में रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर किस रेट पे उसको रुपए में ट्रांसलेट करेंगे? उस दिन वाले रेट पे जिस दिन की वैल्यू है। अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ईयर एंड वाला एक्सचेंज रेट, अगर मिड में रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो मिड वाला रेट, यानी जिस दिन वैल्यू निकाली जा रही है उस दिन वाले एक्सचेंज रेट से उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। सर आगे शिफ्टिंग करते हैं कि ईयर एंड पे भी हमने रिवैल्यू करना है, तो सर फिर हम जिस दिन रिवैल्यू करें वो ये कब कहता है? नहीं, कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट। तो अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना रिवैल्यू। I-16 में जरूरत नहीं है ईयर एंड के ऊपर रिवैल्यू करने की, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर एंड की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ईयर एंड की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। हमारी एक बिल्डिंग है जो कि इंग्लैंड में 1 जनवरी 20 को खरीदी थी और उसकी कॉस्ट थी 5 मिलियन स्टर्लिंग। 5 मिलियन स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। 31 दिसंबर 20 को फेयर वैल्यू मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी I-40 फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता है कि ईयर एंड पे आप इस फेयर वैल्यू को अपडेट करें। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू निकाली, वो निकली 5.5 मिलियन। लेकिन हमने जब इसको रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्ड तो हमने इसको रुपीस में किया था ना, उस वक्त रुपया 100 रुपए था। तो हमने बिल्डिंग अपनी बुक्स में पहले दिन कितने से रिकॉर्ड की होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? 500 मिलियन से। ईयर एंड पे बिल्डिंग की वैल्यू बेशक 5.5 मिलियन है, अपेरेंटली गेन है लॉस है, लेकिन उस वक्त जो स्टर्लिंग है वो 60 रुपए का हो गया हुआ है। तो हमने जो फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना है वो इनके कंपैरिजन से नहीं निकालना, हमने इनके कंपैरिजन से निकालना है। सर ये सेम बात आ जाएगी जैसे आपने पढ़ा। इधर कितना आ रहा होगा? 3। तो लॉस है गेन है? लॉस है। अब देखें जरा गहराई में कि ये जो लॉस आया है 170, वो सिर्फ वैल्यू डाउन होने का लॉस है, हालांकि वैल्यू तो डाउन नहीं हुई। तो लॉस किस वजह से आया? तो चूंकि इस वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज P&L में जाना था और हम अगर 170 P&L में लेके जा रहे हैं तो हम एक्सचेंज गेन लॉस भी कहां लेके जा रहे हैं? P&L में। एक और मिसाल, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं PPE होता, PPE, और हमने इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना होता PPE। दूसरी मिसाल देके ना फिर दोनों बताता हूं। 31 दिसंबर 20 पे नेट बुक वैल्यू, फर्ज करते हैं कि डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देते हैं, 5 मिलियन स्टर्लिंग थी, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देता हूं। 31 दिसंबर 20 को ही मैं इसको रीवैल्यू करने लगा हूं और रीवैल्यू होकर ये 5.5 मिलियन 4.8 मिलियन पे आ गया। लेकिन जिस दिन खरीदा था उस वक्त रेट 100 रुपए था, अब की बार रेट 140 हो चुका हुआ है। रुपए में ट्रांसलेट करें, 500 मिलियन
ये तो ये 4.8 लिखा आपने? जी 4.8 672 672 रिवैल्यूएशन मॉडल, ये इंक्रीज कहाँ जाएगा? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस सरप्लस में कि पीएनएल में? ओसीए ओसीआई सरप्लस में जाएगा ना, हालांकि बजाहिर वैल्यू तो डाउन हो रही है, वैल्यू तो डाउन हो रही है, फिर ये सरप्लस क्यों आ गया? तो अब ये खिचड़ी मच जाएगी ना कि कितना फर्क वैल्यू कम ज्यादा होने की वजह से, कितना फर्क एक्सचेंज रेट की वजह से, खिचड़ी मच गई। अब आप इसमें ढूंढें कि रेट की वजह से कितना फर्क पड़ा और वैल्यू चेंज की वजह से कितना फर्क पड़ा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना मामला। तो इसलिए आईएस ने आसानी ये रखी कि अगर वो आइटम्स जिनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, अगर फॉरेन करेंसी का रोला ना होता तो उनका गेन लॉस जहां जाता, दोबारा, अगर फॉरेन करेंसी का इशू ना होता, ये 5 मिलियन स्टर्लिंग की बजाय 5 मिलियन रुपए होते, वो आइटम्स जिनको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, अगर फॉरेन करेंसी का रोला ना होता, ये 5 मिलियन स्टर्लिंग की जगह 5 मिलियन रुपए होते, तो ये जो गेन लॉस वैल्यूएशन का है, इसने जहां भी जाना था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में पीएनएल में जाना था, पीपी के केस में सरप्लस में जाना था, तो इनका रिलेटेड एक्सचेंज गेन लॉस भी वहीं जाएगा। ये बात करके उसने आसानी क्या कर दी? उसने आसानी ये कर दी कि आप रुपीज में ट्रांसलेट करें और रुपी फिगर कंपेयर करें, फिर फैसला करें कि पीएनएल में जाना है कि सरप्लस में जाना है। अलग अलग करने की कोशिश मत करें कि कितना वैल्यू चेंज की वजह से है और कितना एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से। इसको आसान रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि आप एक्सचेंज रेट का फर्क और वैल्यू का फर्क ढूंढने में दिमाग खराब मत करना, आप रुपी में ही ट्रांसलेट करना और फिर जो डिफरेंस आए फिर देख लेना वो सरप्लस में जाना है कि पीएनएल में जाना है। पेज नंबर आखिरी टेबल, राइट कॉलम पढ़ लें। आखिरी पेज पे जो टेबल है उसका राइट कॉलम पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये एंड पे एग्जाम नोट वाला ये भी पढ़ना पूरा, यानी राइट कॉलम पूरा पढ़ लें। सर इसमें तो फिर सेम जो हमने पहले पढ़ा वही चीज आ रही है। जी बिल्कुल, यानी बड़ा आसान काम है कि आप जो फॉरेन करेंसी की वैल्यूज हैं उनको रुपए में ट्रांसलेट करें। हाँ, टेक्निकल बात क्या है, किस रेट पे ट्रांसलेट करें, जिस दिन की वैल्यू है उस दिन के रेट पे ट्रांसलेट करना है। एक बार रुपी फिगर बना ली, उसके बाद नॉर्मल I16 और I40 लगाएं। सर सेम चीज उसमें थी इन्वेंटरी की। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो भी अगले आईएस लगाने हैं ना, वो रुपी फिगर बनाने के बाद लगाने, और रुपी फिगर के लिए किस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगाना है, जिस दिन की वैल्यू है। अगर सबको समेटे तो यही कंक्लूजन बनता है। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि आप भी और आप लोग भी लेक्चर को यहीं पॉज करें और क्वेश्चन 3 और 4 कर दें जल्दी से। अगर आपको लगता है कि देर लग रही है तो चाहे आंसर देख लेना, वैसे कर दें तो अच्छी बात है क्योंकि करना चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत देर लग रही हो तो एक सवाल करके दूसरे का बस आंसर देख लेना। क्वेश्चन 3 और 4 कर दें जी। क्वेश्चन 3, 4 डन, कोई परेशानी नहीं। कुमैल को नहीं है तो फिर आपको भी नहीं है। चलें आगे चलते हैं। नोट्स में कुछ रह नहीं गया, बस ठीक है, I21 पूरा हो गया। इसका एक सवाल और करा रहा हूं, बस फिर ख़त्म है। अच्छा, जिन लोगों को ये आसान लग रहा है तो मैं इससे पहले क्या ज़्यादा खुश हूँ, ये I21 FAR2 में चला गया हुआ है। ये जो पोर्शन अभी पढ़ा है ना आपको, ये FAR2 में चला गया हुआ है, ये वहाँ टेस्ट होता है। CFAP में टेस्ट होता है इसका अगला पोर्शन जो कि कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, और हर दफ़ा नहीं है लेकिन रेगुलर फ्रीक्वेंट टेस्ट होता है। वो तो चलो एक नई चीज़ है ही। इसके अलावा
कंसोलिडेशन में भी कोई एक आधी एडजस्टमेंट इस पढ़े हुए में से आ सकती है, या इसी तरह से पिछले कोई साल 1.5 साल से ना IS 8 पसंद आ गया एग्जामिनर को, IS 8 एरर्स वाला, वो आपने खुद करना है, मैंने नहीं रिवाइज कराना। सवाल कराऊंगा ना उसका वो पास पेपर वाला सवाल कराऊंगा। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, आप लोगों ने FAR 2 पास किया है, FAR 1 पास किया है, इसमें से मैंने आपको जो दोबारा पढ़ाना है, IS 12 दोबारा पढ़ना है, लीजेस दोबारा पढ़ना है, IFRS 15 रेवेन्यू दोबारा पढ़ना है, ये है जो दोबारा पढ़ने हैं। उसके अलावा आपने खुद पढ़ने हैं। इतना टाइम CFAP में नहीं, मैं तो आपको CFAP में वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो CFAP के सिलेबस में लिखी हुई हैं, वरना CFAP में एक लाइन लिखी हुई है कि जो CAF 1 में पढ़ा था वो भी CFAP में टेस्ट हो सकता है। अब ये थोड़ी कि मैं CAF 1 पढ़ाना शुरू कर दूं, ये तो हम नहीं कर सकते ना। तो जितना आपने FAR 2 में पढ़ा है बेटा वो आपने खुद रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि IS 37 नहीं पता आपको क्या होता है तो आप करें रिवाइज, वो आपने करना है। IS 38 आपने करना है, ये आपने खुद करने हैं रिवाइज। तो IS 8 का सवाल आए उसमें एक पॉइंट इसका टेस्ट हो सकता है, कंसोलिडेशन में एक आधा पॉइंट इसका हो सकता है। तो ये और सवालों के अंदर कुछ 2-3 नंबर की एडजस्टमेंट टेस्ट हो सकती है। जो आज पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो उसका दूसरा हिस्सा है ना IS 21 का, वो फॉरेन कंसोलिडेशन है, वो इतनी फॉरेन से नहीं होने लगी, वो कंसोलिडेशन खत्म होगी फिर कराऊंगा। तो इस IS 21 को मैंने भी आपको आधा पढ़ाया है आज, बकिया आधा कंसोलिडेशन के बाद। एक सवाल और कर लेते हैं फिर ये खत्म है। आप लोग ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन 5 पढ़ लें, ये मैं करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 5 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। पढ़ लीजिए। सर इसमें बताया नहीं कहाँ से कॉस्ट मॉडल पे है रिवैल्यूएशन मॉडल है जी, इसमें बताया नहीं वो कॉस्ट मॉडल पे रिवैल्यूएशन मॉडल पे क्या फर्क पड़ता है? आपको फेयर वैल्यूज बताई हैं? नहीं सर। तो फिर जब फेयर वैल्यूज नहीं बताई तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? चलिए, इसमें 1 सितंबर को हमने एक प्लांट खरीदने का ऑर्डर दिया, 1 सितंबर, और ऑर्डर के साथ हमने 20% एडवांस पे किया। प्लांट डेबिट कर दूं? एडवांस क्या एंट्री करें या कोई एंट्री ना करें? एडवांस की एंट्री करेंगे। 1 सितंबर 18 एडवांस टू सप्लायर डेबिट
और कैश क्रेडिट 1,20,000 का 20% और एक्सचेंज रेट सर 110। भूल गया क्या है, 1,20,000 डॉलर का 20%, 110 कितने बन गए? 2640 000 2640 000। ये हमने एडवांस दिया है। प्लांट हमें 1 अक्टूबर को मिल गया, 30% उस वक्त दिए, 20 पहले दे दिए थे, 50 अब हमने 28 फरवरी को देने। प्लांट कब डेबिट होगा? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को प्लांट डेबिट हो जाएगा। कैश कितने से क्रेडिट? सर ये जो सर ये जो 30% 1,20,000 का 30% दे रहे हैं, तो कैश तो उसी दिन के एक्सचेंज रेट से होगा ना, जितना कैश जा रहा होगा। जी सर कितना कैश जा रहा होगा 1 अक्टूबर को? एक्सचेंज रेट है 120 120। कितना कैश जा रहा होगा? 43,20,000 43 20,000 20,000। प्लांट कितने से डेबिट होगा? सर बल्कि चलें एक और कर देता हूं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से बनेगा? 50% से? जी सर 50% है ना, 120 पे। नहीं सर हाँ सर ये हम भाई, पहली दफा क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, तो जिस दिन एंट्री हो रही है वही रेट होगा ना, 120। जी सर कितना? सर 72,000 70 200,000। अब जरा गौर करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप 2-4 मिनट ले लें। प्लांट सोचें कितने से डेबिट होगा। प्लांट इंपोर्ट होके अब आया हमारे पास, और प्लांट की प्राइस $1,20,000 है, तो देखिए प्लांट कितने से डेबिट करूं। सर जी, IS16 कहता है कि जिस डेट पे प्लांट अवेलेबल फॉर यूज और सर उस डेट में कर दिया प्लांट डेबिट। $1,20,000 को रुपए पे कैसे कन्वर्ट करूं? सर जो इस डेट का रेट दिया उसके साथ कहेंगे 120 रुपए पे। जी सर बनता तो ऐसे ही 120 के हिसाब से। जी सर अगर प्लांट का एडवांस ना दिया होता तो हम यकीनन प्लांट को डॉलर से रुपए में लाने के लिए 120 वाला रेट लेते। ये इस चैप्टर के आज शुरू में सीखा था कि प्लांट हम जिस दिन रिकॉर्ड करेंगे 1 अक्टूबर को, क्योंकि IS16 कहता है 1 अक्टूबर का रिकॉर्ड करना है, तो उस दिन वाला रेट लेंगे। अभी यही सीखा था आज। अगर एडवांस ना दिया होता तो हम यकीनन यही करते। एडवांस की वजह से अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एडवांस की वजह से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, उसकी रीजन समझें। अगर मैं, अच्छा अभी लिखना नहीं, बस मुझे सिर्फ कैलकुलेट करके बताओ। अगर मैं 1,20,000 को 120 रुपए पे कर दूं, अब आज तो यही सीखा है ना,
आज यही सीखा है ना, कितना आंसर आएगा? सर 144,000 144,000 डबल एंट्री तो टैली नहीं हुई, नहीं हुई, तो क्या क्रेडिट करूं? और पेबल भी नहीं कर सकते, गेन भी नहीं कर सकते, सर गेन आ सकते हैं। पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री कौन सी? ऊपर वाली, एडवांस दिया था, पहुंच गया प्लांट, खत्म कर तो एडवांस क्रेडिट करेंगे ना, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, एडवांस टू सप्लायर। कितने से क्रेडिट करूं? जितने पे दिया था, जितना दिया था वही होना चाहिए। 2640,000। देखो एंट्री टैली हो रही, नहीं सर, नहीं हो रही। का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, एंट्री टैली नहीं हो रही। कितना डिफरेंस आ रहा है? 240,000 240,000 का। क्रेडिट या डेबिट? तो क्रेडिट क्रेडिट और करना बनता है ना, क्या करें इसको? सर पीएनएल P&L करते हैं, 240,000 से हम P&L कर देते हैं, लिखना नहीं है अभी, अब टैली है एंट्री। अच्छा, 240 आया कैसे? वैसे तो बैलेंस करके आया, लेकिन इसकी मैं आपको एक और पकड़ बताता हूं। एडवांस कितना दिया था? सर 2640 ये क्या है? 24,000 एडवांस दिया था, ठीक है, 24,000 ना, हमने $24,000 एडवांस दिया था। जब दिया था तो 110 रुपए का डॉलर था, जी सर। तो हमने 24,000 इंटू 110 कर दिया। आज कितने का डॉलर है? आज किस ये 1 अक्टूबर पे सर? 1 अक्टूबर पे सर 120 10 रुपए बढ़ गया ना। अगर हम इस एडवांस को अपडेट कर दें, कितना बढ़ गया? 120 पे सर, 10 रुपए बढ़ गए, जी सर, तो $24,000 10 रुपए बढ़ गया हमारा एक एसेट, गेन आ गया ना। जी सर। यहां पर गेन लाने का मतलब यह है कि हमने अपने एडवांस टू सप्लायर को अपडेट कर लिया, तभी गेन आ रहा है। तो क्या ये एडवांस टू सप्लायर मॉनेटरी आइटम है? नो सर, जब ये मॉनेटरी आइटम नहीं है तो उसको अपडेट कर सकते हैं? नहीं, तो फिर ये 240 का गेन भी नहीं आ सकता। फिर गेन नहीं आ सकता। 240 का गेन तभी आएगा जब हम एडवांस को अपडेट कर रहे होंगे। ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसको थोड़ी अपडेट करना है, क्या करना है? तो 240 का गेन नहीं आ सकता, तो एंट्री आउट हो गई। तो इसका जवाब यह है कि प्लांट इतने से डेबिट ही नहीं होगा। प्लांट डेबिट होगा इनके टोटल से। सर 1416 1416 क्यों? क्योंकि टेक्निकली ना प्लांट का 20% तो हम पहले ही दे चुके, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन उसी दिन हो गई। अब बाकी 80% एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, 20% तो हो गई उसी दिन, अब बाकी एक 80% है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बची है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि प्लांट के 20% पे वही उस दिन वाला रेट लग रहा है और 80% पे 120 लग रहा है। टेक्निकली ये हो रहा है, क्योंकि इसके 20% पैसे तो हम तभी दे चुके थे। सर फिर जो आईएस ने कहा कि जिस दिन प्लांट आए सर वो तो फिर वायलेट नहीं होते? वॉयलेट नहीं हो रहा, क्योंकि आईएस ने यह भी तो कहा है ना कि नॉन मॉनेटरी आइटम को अपडेट नहीं करना। तो अगर हम इसको 240 का गेन ले आते हैं तो वो तभी होगा जब एडवांस अपडेट हो रहा होगा।
इसीलिए समझा रहा हूं ना कि आईएएस की बात एक्चुअली वायलेट नहीं हुई, क्योंकि हमने 20% प्लांट के पैसे तभी दे दिए हुए थे। अब 80% है जो बाकी अब नई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसलिए ये 80% पे 120 लग रहा है और 20% पे 110 लग रहा है। लेकिन इसका ज्यादा वैलिड और ज्यादा समझ आने वाला रीजन ये है कि हमने इसको अपडेट नहीं करना। जब अपडेट नहीं करना तो कोई गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, तो जब गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं करना तो प्लांट फिर इनके सम पे आना है। ये एडवांस के केस में, वरना कोई मसला नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल चला लेते हैं। ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 18 पे, तो ईयर एंड पे क्या करूं? किसको? क्रेडिटर को अपडेट करेंगे। तो क्रेडिटर को 120 से बढ़ा के 130 तो 10 रुपए से बढ़ाना है ना। क्रेडिटर कितना है? $60,000, $60,000। तो क्रेडिटर को और बढ़ाना है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस वाली बात है। तो $60,000 को 10 रुपए, 10 रुपए और बढ़ाना है, यानी 6 लाख। और फाइनली जब फरवरी में पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर की पेमेंट पे फिर दोबारा डिफरेंस आ रहा होगा और वो फिर P&L को चार्ज हो जाएगा। तो वो आगे कैश की एंट्री हो जाएगी और मजीद P&L को 10 रुपए का लॉस चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दें। ये जब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करा दूंगा ना तो फिर हस्बे तौफीक खुद ही कर लेना है ये सवाल। अभी इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको सिखाने हैं कल इंशाल्लाह। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे टाइम लगेगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे। 2 हफ्ते मुश्किल है बहुत। तो इस क्वेश्चन 6 को तब कर लीजिएगा, कल आप बस क्वेश्चन 7 कर लाइएगा। इसका क्वेश्चन 7 कराइएगा बस, बहुत है। और IAS 21 फिर बता रहा हूं, ये 2 हिस्सों में है। मैंने आपको भी आधा हिस्सा पढ़ाया है जो FAR2 के सिलेबस में जा चुका है, लेकिन CFAP में सवालों के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट के तौर पे ये टेस्ट हो सकता है। सही मुस्लिम में रिवायत है। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं BFD में इतना आगे कैसे निकल गया। चलो खैर, नहीं BFD में 25 क्लासें हुई हैं, इसमें भी 26 हो गई। तो शायद रिपीट कर दिया मैंने, रिपोर्टिंग में शायद हदीस रिपीट कर दी है। चलें कोई बात नहीं, कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। सही मुस्लिम में रिवायत है, सईदना सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। देखें हमारे साथ जो होता है या तो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है या तो हमें खुशी हो रही होगी या दुख हो रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मोमिन का मामला भी अजीब है। बेशक उसके हर मामले में उसके लिए खैर है। कैसे? ये कैसे मैंने बोला है, और ये सिर्फ मोमिन ही के लिए, ये हदीस के अल्फाज ही हैं। अब उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है आगे। अगर उसे खुशी पहुंचे तो वो शुक्र अदा करता है जो उसके लिए खैर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है जो उसके लिए खैर है। यानी मोमिन ईमान वाला अगर उसको किसी बात की खुशी पहुंच रही है तो उस पर शुक्र कर रहा है, क्योंकि उसका यकीन है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है। और अगर उसको तकलीफ पहुंच रही है तो उस पर सब्र कर रहा है कि अल्लाह ताला मैं राजी हूँ, मुझे तकलीफ पहुंच गई कोई मसला नहीं, मैं राजी हूँ। लेकिन ये जो शुक्र और सब्र है ना, इन दोनों पे आगे चैप्टर आने हैं तो मैं इनको तब एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों जायज़ कामों के लिए ही हैं। यानी अगर कोई जुआ जीत गया है और उस पर वो शुक्र अदा कर रहा है तो ये नहीं है कि उसने शुक्र किया तो उसके लिए खैर है। या अगर कोई गंदा काम करने जा रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है और वो उस लाइन में रुका सब्र कर रहा है तो सब्र, अल्लाह तुम्हें सब्र कर रहा हूं, नहीं, ये खैर नहीं है। तो शुक्र और सब्र में फर्क है। इस पे आगे अगले चैप्टर्स में करूंगा बात।